नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 23 जून 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के बारे में है, जो कि 21 जून को मनाया गया है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। देखो, हाइड्रोग्राफी का सिंपल सा मतलब होता है कि जल से संबंधित अध्ययन। हाइड्रोग्राफी साइंस की एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें जल से जुड़ी सभी स्टडीज़ की जाती हैं। इसमें क्या होता है, पृथ्वी पर जो भी जल मौजूद है उसको एक मैप के थ्रू या चार्ट के थ्रू जो भी अध्ययन किया जाता है उसको मैप और चार्ट के थ्रू ये बताया जाता है। जैसे देखो, जलीय वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे नदी, झील, तालाब, इन सभी का जो अध्ययन है वो हाइड्रोग्राफी में किया जाता है। समुद्र का भी अध्ययन हाइड्रोग्राफी के तहत किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाइड्रोग्राफी क्या है, तो हाइड्रोग्राफी जो है जलीय सर्वेक्षण से जुड़ी विज्ञान की एक शाखा है। उसके बाद अगर बात की जाए, देखो जब जलीय सर्वेक्षण होता है तो उससे क्या होता है, हमें जहाज़ों और मछली पकड़ने से संबंधित जो भी वाटर एक्टिविटीज़ हैं ना, नेविगेशन से संबंधित या जो मछुआरे होते हैं उनको आसानी होती है जब उन्हें पता होता है कि यहाँ पर यह संसाधन है या इस टाइप का ये जलीय संसाधन यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की, जिसके द्वारा इस दिवस को आयोजित किया जाता है, तो उसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1921 को। उसकी स्थापना के तौर पर ही 21 जून को ही, मतलब स्थापना दिवस को मनाने के लिए ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को स्टार्ट किया गया था 2006 से। पहली बार इसको मनाया गया था 2006 में, और इसका जो यूएन की तरफ से जो प्रस्ताव है वो पास किया गया था 2005 में। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की, यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें कितने सदस्य हैं? अक्टूबर 2019 का ये डेटा है जिसमें 93 मेंबर्स हैं इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर बात की जाए इस बार की जो थीम थी या इस बार का जो विषय था वो क्या था? विषय था हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना। देखो, स्वायत्त का मतलब होता है इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इसका मतलब है इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाना हाइड्रोग्राफी के सेक्टर में। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, एक तो हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, या इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा, एक मिनट, अगला जो आर्टिकल है वो झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा शहरी गरीबों के लिए एक जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, इससे पहले क्या हुआ था कि केरल ने भी इस प्रकार की एक स्कीम लॉन्च की थी अपने शहरी गरीबों के लिए, और इसका जो आधार है वो बनाया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। मतलब कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उसी के तहत, उसी की तर्ज पर, मतलब उसी के तरह का एक दूसरा जॉब गारंटी स्कीम है शहरी गरीबों के लिए। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें 100 दिन की नौकरी दी जाएगी। देखो, मनरेगा में क्या था, मनरेगा में 100 दिन की नौकरी के लिए केंद्रित है। ठीक है, इसके विपरीत यह भी क्या है, जो शहरी क्षेत्रों में ये 100 दिवसीय कार्य प्रदान करेगी। इस योजना का जो नाम है झारखंड में रखा गया है मुख्यमंत्री श्रमिक। देखो, इस योजना का जो नाम है झारखंड में स्पेशली रखा गया है मुख्यमंत्री श्रमिक। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है वो किस स्टेट की है, तो आंसर होगा झारखंड। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए श्रमिक की फुल फॉर्म की, तो शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इससे पहले भी हमने बताया था कि केरल की सरकार के द्वारा एक अय्यनकली शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की जा चुकी है। अय्यनकली शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई केरल के द्वारा, और श्रमिक जो रोजगार योजना है वह लॉन्च की गई है झारखंड के द्वारा। देखो, ये मनरेगा से किस प्रकार से अलग है? मनरेगा से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को जो कि अकुशल है, मतलब नॉन स्किल्ड श्रमिक है या नॉन स्किल्ड लेबर है, उसको 15 दिन के अंदर अंदर अगर इस योजना के तहत कार्य नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान है इस योजना में, इसीलिए ये मनरेगा से डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि मनरेगा में इस प्रकार के किसी भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान नहीं है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा अम्बुबाची मेला से संबंधित है। अम्बुबाची मेला, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अम्बुबाची मेला जो है वो मनाया कहाँ जाता है। अम्बुबाची मेला मनाया जाता है कामाख्या देवी मंदिर, जो कि गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी है असम में। ठीक है,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अम्बुबाची मेला किस स्टेट से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है और ये गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है, या हम कहें कि ये अभी जो कंटेस्ट है वो क्या है। अभी वर्तमान में देखो क्या है, कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए अम्बुबाची मेला को स्थगित कर दिया गया है, या हम कहें कि इस मेले का अब जो इस बार जो है वो आयोजन नहीं किया जाएगा। और 1565 से, मतलब कि जब से ये इस मेले का आयोजन का प्रारंभ हुआ था 1565 से अभी तक इतिहास में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस मेले का आयोजन नहीं किया गया हो। तो पहली बार ये संभावना बताई गई है कि पहली बार ऐसा होगा कि अम्बुबाची मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। देखो कंटेस्ट तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि अम्बुबाची मेला जो है वो कहाँ से संबंधित है। अगर बात की जाए कि ये मनाया क्यों जाता है, देखो मनाया ये जाता है जो कामाख्या देवी हैं उनको रज चक्र के प्रदर्शन के लिए। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि जो माता जो हैं कामाख्या देवी जो हैं उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसकी ड्यूरेशन को ये मनाया जाता है, इसीलिए इसका आयोजन 5 दिन के लिए किया जाता है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि इस मेले को आयोजन करने के लिए क्या होता है, लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रति जागरूक बनाना, ये इस मेले का मुख्य एम होता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जानें और उसको एक कह सकते हैं एक क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि फेस्टिवल के तौर पर इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि कामाख्या मंदिर की, एग्जाम में कामाख्या मंदिर से संबंधित भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो कामाख्या देवी जो मंदिर है वो असम में है, नीलाचल पहाड़ी पर। किस पर है, नीलाचल पहाड़ी पर। तो 2 फैक्ट बनते हैं यहाँ से कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो असम में है, और किस पहाड़ी पर है, तो नीलाचल पहाड़ी पर। एग्जाम में पहाड़ी भी पूछी जा सकती है ज्योग्राफी से रिलेट करके। नीलाचल पहाड़ी जो है वो कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए जो मतलब कि धार्मिक कथाएँ हैं या उनके अनुसार जो कामाख्या देवी हैं वो 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। देखो शिव की जो पत्नी थी सती, उनका जब शरीर का जब देहावसान किया गया था तब 51 पीठ निर्मित हुए थे, उनमें से एक हैं कामाख्या देवी। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए इसका निर्माण जो है 1565 में माना जाता है राजा नरकासुर के द्वारा। ठीक, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं उनके द्वारा इसके जो निर्माणकर्ता हैं राजा नारायण को उनका निर्माणकर्ता माना जाता है। तो आपको बस जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा सिप्ला की सिप्रेमी के बारे में है। सिप्रेमी क्या है, सिप्रेमी एक मेडिसन है जो कि रेमडेसिविर के स्थान पर जेनरिक होगी। मतलब कि रेमडेसिविर जो कि मेडिसन है उसका जेनरिक एक प्रारूप बनाया गया है सिप्ला के द्वारा, जिसका नाम है सिप्रेमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सिप्रेमी। ठीक है, और रेमडेसिविर को निर्माता करता कौन है, रेमडेसिविर बनाई जाती है एक कंपनी है अमेरिका की गिलियड साइंसेज के द्वारा बनाया जाता है। और गिलियड साइंसेज ने इस दवा के बनाने के लिए सिप्ला को मंजूरी दे दी है जेनरिक रूप में। मतलब कि इस दवा की जो भी इंग्रेडिएंट होंगे उनका यूज़ करके अब सिप्ला सिप्रेमी नाम की एक दवा बनाएगी जो कि कोविड-19 के पेशेंट को दी जाएगी। मतलब कि रेमडेसिविर होगी लेकिन उसकी जो टाइप होगा वो कैसा होगा, वो होगा जेनरिक, जिससे कि ये गरीब से गरीब लोगों तक इसकी पहुँच हो सकेगी। तो बस यही न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिप्रेमी क्या है। तो सिप्रेमी एक जेनरिक दवा है जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई गई है। अगर बात की जाए सबसे पहले रेमडेसिविर का उपयोग जो है कोविड-19 के लिए करने वाला कौन सा देश है, तो जापान ने सबसे पहले अपने देश में रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी थी कोविड-19 के उपचार में प्रयोग करने के लिए। अगर बात की जाए रेमडेसिविर की, तो रेमडेसिविर जो है इंजेक्टेबल विधि के द्वारा दी जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है, एमसीएल ने उड़ीसा में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीएल क्या है। पहले हम जान लेते हैं कि एमसीएल क्या है, उसके बाद में हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए एमसीएल की, तो एमसीएल का जो नाम है वो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है। और ये कोल इंडिया लिमिटेड जो हमारे देश की कंपनी है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी है, उनकी 8 सब्सिडरी में से एक सब्सिडरी है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। और ये एक पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। इसका जो काम है वो कोयला खनन और खनन से संबंधित है ये। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संबलपुर उड़ीसा में है।
संबलपुर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। संबलपुर जो है महानदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। और अगर बात की जाए इसके जो सर्विस एरिया है वो इंडिया है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी है। अब हम बात कर लेते हैं कंटेस्ट की, या अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है। देखो MCL ने अभी हाल ही में उड़ीसा के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो हमने बताया था कि 8 सहायक कंपनियों में से एक है, यहाँ पर कंपनी ने अपना जो एम है या टारगेट रखा है वो रखा है 300 मिलियन टन जो है प्रतिवर्ष करने का टारगेट रखा है अपने प्रोडक्शन को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी फैक्ट बन जाता है। दूसरी अगर बात की जाए जो नए प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे वो 3 जिलों में लगाए जाएंगे, झारसुगुड़ा में और अंगुल में और तलचर में, जो कि उड़ीसा के ही तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें इस योजना के तहत पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरी बात अगर की जाए इसके अलावा एक सुंदरगढ़ जिले में 11,300 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी जो है दो मतलब प्लांट लगाएगी 800 मेगावाट के, जो कि सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की योजना होगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम में बस यही पूछा जा सकता है कि MCL ने हाल ही में 60,000 करोड़ का जो निवेश किया है वो कहाँ किया है, तो आंसर होगा उड़ीसा। और MCL के बारे में अगर कोई फैक्ट पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो पुरी की जो रथ यात्रा है या जगन्नाथ यात्रा है उसके बारे में है। इसमें देखो ये न्यूज़ में इसलिए है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 500 व्यक्ति जो वो एक रथ को खींचने की मंजूरी दी है, और पुरी की जो जगन्नाथ यात्रा है उसको पोस्टपोन्ड या मतलब कि कह सकते हैं रद्द नहीं किया गया है, लेकिन पब्लिक वहाँ मौजूद नहीं रहेगी, ऐसा इंश्योर करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर बात की जाए पुरी की जो रथ यात्रा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है वहाँ आयोजित की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 रथ होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट। ठीक है, जगन्नाथ भगवान विष्णु और बलभद्र जो कि उनके भाई थे और सुभद्रा जो कि उनकी बहन थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों रथ हैं। इनको क्या होता है, इनको काफ़ी सारे व्यक्ति मिलकर इसको खींचते हैं और इनको ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए हर साल जो है लाखों तीर्थयात्री जो शामिल होते हैं देशों से विदेशों से भी। तो बस ये एक हिंदू धर्म की एक ट्रेडिशन है जिसको आयोजित किया जाता है। अगर बात की जाए जो आषाढ़ का जो हिंदी में आषाढ़ नाम का एक महीना होता है, आषाढ़ की 10वीं को इसका आयोजन किया जाता है और इस वर्ष जो है 23 जून को इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट जानकारी थी पुरी की रथ यात्रा के बारे में। भगवान विष्णु से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं जगन्नाथ। ठीक है, उन्हीं के बारे में इसमें आयोजन किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो सूर्य ग्रहण के बारे में। अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण देखने को मिला था, तो उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए इसकी सूर्य ग्रहण होता क्या है, तो यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इसमें देखो ये अर्थ है, ये सन है और यहाँ पर है मून। तो जब भी क्या होता है, सन, मून और अर्थ ये तीनों जो हैं, पहली बात तो लीनियर फॉर्म में हो, दूसरी बात मून जो हो क्या वो मिडिल में हो, मध्य में हो। जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, या हम कहें पृथ्वी और सूरज के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। और सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण आंशिक भी हो सकता है और फुली भी हो सकता है। अब इस बार का जो सूर्य ग्रहण था वो कैसा था, वो पार्शियली था, क्योंकि आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण की इमेजेस दिखाई जा रही थी तो उसमें सन का कुछ हिस्सा सा हमें दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक था, पार्शियली था। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर 1 मिनट, जो इस बार का सूर्य ग्रहण था उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देखो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में इसको रिंग ऑफ फायर लिखकर टॉपिक दिया गया है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिंग ऑफ फायर जो है सोलर इक्लिप्स का कब देखने को मिला था, तो आंसर होगा 21 जून 2020 को। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि इस टाइप से हमें सूर्य देखने को मिला था। चंद्रमा ने जब इसको पार्शियली कवर कर लिया था, थोड़ा सा हिस्सा इसका बच गया था, उसी की जो रेडिएशन कहें या हम कहें लाइट जो है वो पृथ्वी पर आती रही, इसी वजह से कुछ भाग हमें सूर्य का दिखाई देता रहा। तो इसको कुंडलाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है, मतलब कि रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स जो है उसका जो हिंदी में नाम होता है वो होता है कुंडलाकार। यहाँ पर एक कुंडली की तरह कह सकते हैं हम, या एक अंगूठी की तरह हमें ये दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। तो कुंडलाकार या रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी बात अगर की जाए, इसमें क्या होता है कि जो फुली सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा इसमें सूर्य दिखाई देता है। ठीक है,
चलते हैं आगे। आगे अगर बात की जाए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रमुख महानदियों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम महानदी डिस्कस करेंगे। महानदी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं सबसे पहले महानदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखो, महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी, देखो अंचल का मतलब होता है रीजन। महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है उस रीजन की। दूसरी बात, इसका जो नाम है वो चित्रोत्पला, महानंदा और नीलोत्पला भी कहा जाता है। ठीक है। अगर बात की जाए इसके उद्गम की, तो इसका जो उद्गम है यहाँ पर आप देख रहे होंगे धमतरी, धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक हिल्स से होता है। ठीक है, सिहावा हिल्स से इसका उद्गम होता है, जो कि धमतरी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि रायपुर के पास से ये निकलता है, मतलब निकलती हुई जाती है। पहले इसका जो फ्लो होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मिटा दें, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। उसके बाद अगर बात की जाए, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, बड़ी से छोटी नदियों का एक क्रम या छोटी से बड़ी नदियों का एक क्रम मैच करने को दे दिया जाता है। तो लगभग मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नदी है वो कितनी लंबाई की है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 800-850 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है। उसके बाद हमने स्रोत की बात की, तो सिहावा हिल्स जो है वो इसका स्रोत है, और इसका जो मुहाना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है। तो अगर बात की जाए कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, हीराकुंड डैम जो है वो इसी नदी पर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है। हीराकुंड डैम जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। और अगर बात की जाए महानदी की सहायक नदियों की, तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी जो मतलब बाएं हाथ की ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है महानदी का। ठीक है। तो हसदो, मांड, ओब, शिवनाथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवनाथ है, पैरी है, सोंडूर है, हसदेव है और अरपा है। ठीक है। इस मैप में अरपा नहीं दी हुई है, तो आपको अलग से ध्यान रखना है थोड़ा सा। दक्षिणांगी यानी जो राइट बैंक है, यानी जो दाएं हाथ की ओर से मिलती हैं, उनमें अगर बात की जाए तो ओंग है, जोंक है और टेई है। यहाँ पर ओंग, जोंक और खारून लिखा हुआ है, तो खारून भी इस मैप में नहीं है। देखो, आपको कुछ मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात की जाए, अभी जो हमने डिस्कस किया था कि हीराकुंड डैम जो है वो संबलपुर उड़ीसा में है, और कटक जो है वो महानदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। अगर बात की जाए भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर जो है महानदी के दाईं ओर है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, और जल्दी से हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हम करेक्ट मैच द फॉलोइंग में देख लेते हैं। देखो, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, हमने डिस्कस किया। अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है असम में। उसके बाद हमने विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के बारे में जाना था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और अगर बात की जाए, हाल ही में शहरी रोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। पहला कौन सा था, पहला है केरल। अगर बात की जाए रथ यात्रा किस राज्य में आयोजित की जाती है, तो रथ यात्रा आयोजित की जाती है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। और अगर बात की जाए सूर्य ग्रहण की अवस्थिति क्या होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सर्विसेज से, या फिर यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दिए हुए लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।